हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी वाला फाउंडेशन। सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं जुडिशरी की, न्यायपालिका की। देखो, अब तक बच्चों हम बात कर चुके हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेकुलरिज्म की। हम समझ चुके हैं कि क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, किस तरीके से यह बना, कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। देन हमने अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता में बहुत सारे डायमेंशंस को समझा। और नेक्स्ट हमने पार्लियामेंट की बात की, मेकिंग ऑफ लॉज की बात कर ली, है ना। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं जुडिशरी की, न्यायपालिका की। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से काफी जो क्वेश्चन है वह पूछे जाते हैं। सो बहुत बहुत केयरफुली, बहुत अटेंटिव होकर आपको ये जो क्लास है वह करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जुडिशरी, ठीक है। न्यायपालिका आखिर है क्या, और क्या न्यायपालिका का सिस्टम जो है वह इंडिया में बनाया गया है। हमने जो ये जुडिशरी सिस्टम लिया, फॉर एग्जांपल जब हम पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करते हैं तब हम ब्रिटेन की तरफ देखते हैं, बट इंडिया का जो जुडिशरी सिस्टम है वह ज्यादातर किससे जुड़ता है, किससे मिलता हुआ है, अमेरिका से, है ना। तो और बहुत सारे, चाहे हम जुडिशियल रिव्यू की बात कर ले, इस तरह के जो ये कॉन्सेप्ट है, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक समीक्षा, ये सिद्धांत हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से प्रभावित होकर लिए हैं, ठीक है। तो देखो यहां पर ये जो चैप्टर है, इसमें पहले हम ये देख लेते हैं, एक ब्रीफ कर लेते हैं कि आखिर हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। देन हम आगे चलते हैं। चलिए, जुडिशरी, न्यायपालिका, इससे एकदम दिमाग में क्लियर हो जाता है कि आखिर हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। जुडिशरी, न्यायपालिका, ठीक है। देखो, सबसे पहले व्हाट इज द रोल। इसके अलावा भी बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, जो एनसीईआरटी में दिया है वो तो हमें पढ़ना ही है। इसके साथ साथ और भी जो चीजें इससे जुड़ती है, पीटी और मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, उन सबको भी हम पढ़ेंगे। जुडिशरी, न्यायपालिका, व्हाट इज द रोल, व्हाट इज द रोल, व्हाट इज द रोल ऑफ द जुडिशरी, व्हाट इज द रोल ऑफ द जुडिशरी, ठीक है। सेकंड हम इसमें बात करेंगे इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। और तीसरा हमें इसमें देखना है स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्ट्स इन इंडिया। स्ट्रक्चर, संरचना क्या है कोर्ट्स की, स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्ट्स इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट हमें इसमें देखना है डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द लीगल सिस्टम, विधि व्यवस्था की शाखाएं कौन सी हैं। डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द, डज, क्या सभी को न्याय उपलब्ध है। यस में हम पीआईएल की बात कर लेते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका की, है ना। डज एवरीवन, डज एवरीवन हैव एक्सेस, हैव एक्सेस टू द कोर्ट, ठीक है। अब देखो, ये तो हुआ कि जो जुडिशरी के पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं न्यायपालिका इस एनसीईआरटी में। इसके अलावा ये देखो कि हमें इसके बियॉन्ड जो है वह कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं जहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें सबसे फर्स्ट तो देखो, अदर टॉपिक्स की अगर हम बात करें, मैं अदर टॉपिक्स आपको बता दूं जो हमें इसमें पढ़ने हैं, वह है इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम, एकीकृत व्यवस्था, इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम। आ रहा है समझ में, ठीक है। और हम यहां पर कंपैरिजन करेंगे अमेरिका से, अमेरिका की जो व्यवस्था है और इंडिया का जो सिस्टम है, ठीक है। जुडिशरी सिस्टम जो है इसको हम कंपेयर करेंगे। फंडामेंटल राइट इन्फोर्सिंग, फंडामेंटल राइट इन्फोर्सिंग में, फंडामेंटल राइट अगर हम इन्फोर्सिंग की बात करें बच्चों, तो यहां पर हम देखेंगे कि जो रिट है ना, जो रिट है, जो आप 5 टाइप्स की रिट सुनते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और क्या इसके और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वह भी हमें देखना है, और क्या क्या इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन
उस पर भी हमें बात करनी है। तो ये कुछ और टॉपिक्स जो हमें साथ साथ पढ़ना है। व्हाट इज द रोल ऑफ द जुडिशरी, है ना, व्हाट इज द रोल ऑफ द जुडिशरी, क्या आखिर न्यायपालिका की भूमिका है। इसमें हमें 3 बातों को समझना है कि किस तरीके से जुडिशरी जो है वह डिस्प्यूट रिजॉल्व कराने का काम करती है। फर्स्ट, डिस्प्यूट resolution, second judicial review, और थर्ड है upholding the law, third upholding the law and enforcing fundamental right, and enforcing fundamental right। समझ जाओगे सिर्फ FR से, ठीक है। तो ये जो है हमें पूरे जुडिशरी सिस्टम में ये कुछ बातें पढ़नी है, सब चीज़ों को इंटरलिंकिंग करते हुए यूपीएससी ने किस तरह के क्वेश्चंस पूछे हैं उनको समझते हुए हम चीज़ों को आगे करेंगे, ठीक है। साइड हुई हूँ तो प्लीज़ इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि नोट्स बनाने में आपको आसानी हो। अब देखो, जब हम जुडिशरी की बात करते हैं और स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, लास्ट हमने बात की थी कि किस तरीके से ये जो सत्यरानी है ना, ये डाउरी सिस्टम में इनकी जो बेटी है उनकी हत्या कर दी गई थी डाउरी की वजह से, दहेज की वजह से। तो सुप्रीम कोर्ट पर न्याय मांगने के लिए गई थी और आपने देखा कि डाउरी को किस तरीके से प्रोहिबिटेड जो है वह किया गया, एक पनिशेबल जो ऑफेंस है वह माना गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्यों आखिर हमें जो कोर्ट है उसकी जरूरत होती है। तो यहाँ पर हम बात तो करते हैं रूल ऑफ लॉ की, है ना, रूल ऑफ लॉ की हम बात तो करते हैं, लेकिन ये जो रूल ऑफ लॉ है, ये जो विधि का शासन है, ये जो रूल ऑफ लॉ है, ये जो विधि का शासन है ना, ये जो कानून व्यवस्था है, इसको आखिर किस तरीके से इम्प्लीमेंट कराया जा सकता है, किया जा सकता है ना, ये पूरा सिस्टम, ये पूरा मैकेनिज्म, ये सब कौन करेगा इस सोसाइटी में। तो इसके लिए सरकार के जो 3 अंग हैं उसमें से जुडिशरी यह काम करेगी, है ना, जो न्यायपालिका है वह यह करेगी। सो व्हाट दिस मीन्स इज दैट लॉ अप्लाई equally to all person and that a certain set of fixed procedure need to be followed when a law is violated. To enforce in this rule of law, we have a judicial system that consists of mechanism of court that a citizen can approach when a law is violated. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक सभी व्यक्ति जो है वह कानून की नजर में समान है। आपने आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 ये हम पहले बात कर चुके, जो कि इक्वालिटी की बात करते हैं। और ऐसे में जो जुडिशियल, जो पूरा हमारा जुडिशियल प्रोसीजर है बच्चों, वह सभी व्यक्तियों के लिए समान रूप से है। वही कानून व्यवस्था एक पर्सन के लिए, वही दूसरे पर्सन के लिए, सभी क्या है, कानून की नजरों में समान है। और जो लॉ है वह सभी के लिए समान रूप से अप्लाई होंगे, जो प्रोसीजर है वह सभी को फॉलो करना होगा। और अगर यहां पर लॉ का वायोलेशन किया जाता है तो उसको इन्फोर्स कराने के लिए हमारा जो प्रॉपर पूरा जुडिशरी सिस्टम है वह है। अगर हम चाहते हैं कि इंडिया जो है वह डेमोक्रेसी रहे और एक डेमोक्रेटिक तरीके से चले, तो इसके लिए जुडिशरी सिस्टम का, जुडिशियल का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रोल है वह होता है। जुडिशरी क्या करेगी, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, अब ध्यान से सुनना, डेमोक्रेटिक कंट्री से कल हमने पार्लियामेंट को जोड़ा था, अब हम इसी डेमोक्रेसी से जोड़ते हैं हमारी जुडिशरी को। देखो आखिर हमें एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी में आप सिटीजन्स को डेमोक्रेटिक राइट दोगे, और वो डेमोक्रेटिक राइट कौन इन्फोर्स कराएगा, वो डेमोक्रेटिक राइट्स की रक्षा कौन करेगा। हमें तो केवल राइट टू लाइफ मिला था आर्टिकल 21 में, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात थी, वहां पे राइट टू फूड की बात नहीं थी, राइट टू लाइवलीहुड की बात नहीं थी, राइट टू हेल्थ की बात नहीं थी। ये सारी बातें कहाँ से आई, धीरे धीरे हम देखते हैं कि किस तरीके से जुडिशरी के द्वारा ये जो आपके अधिकार है उसका दायरा बढ़ता गया है। और यहाँ पर यूपीएससी एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्या हमें अपने फंडामेंटल राइट्स को फिर से लिखने की जरूरत है ना, या फिर ऑलरेडी इतना बड़ा दायरा दिया है कि उसके अंदर जो है राइट टू लाइफ, उसी में सब कुछ शामिल कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर ये जुडिशरी आपको याद रखना है कि एक डेमोक्रेटिक तरीके से काम करने के लिए जुडिशरी सिस्टम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो, आप अभी जो सुप्रीम कोर्ट देखते हैं, जिस जगह पर सुप्रीम कोर्ट है, पहले ये यहाँ पर नहीं था, ठीक है। तो पहले सुप्रीम कोर्ट जो है वह कहाँ हुआ करता था, सबसे पहले तो ये देख लो, 26 जैन 1950 जब हमारा स्टेटस रिपब्लिक हुआ था, उसी रिपब्लिक स्टेटस के साथ सुप्रीम कोर्ट का एक बार फिर से जो उद्घाटन है वह किया गया।
ठीक है। तो हमने इंडिपेंडेंट क्या किया कि जब हम इंडिपेंडेंट हो गए, स्वतंत्र हो गए, उसके बाद हमने सभी हमारी जो राजनीतिक संस्थाएं थी उसको एक तरीके से फिर से मान्यता दी। और यहाँ पर जब हम सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे, ठीक है, हमारी न्यायपालिका की जो व्यवस्थाएं हैं उसको भी हमने क्या कहा कि अब 26 जन 1950 को ये जो सुप्रीम कोर्ट है इसका फिर से उद्घाटन जो है वह किया गया, स्टैब्लिश जब रिपब्लिक स्टेटस होता है। साथ ही हम देखेंगे कि 1937 से इंपॉर्टेंट है ये, 1937 से 1949 तक, है ना, 1937 से 1949 तक बच्चों ये जो आपका सुप्रीम कोर्ट है ये पार्लियामेंट के अंतर्गत, ये संसद भवन में हुआ करता था। ठीक है, पार्लियामेंट में एक चैम्बर ऑफ प्रिंस हुआ करता था, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। और ये जो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस है इसमें ही आपका जो कोर्ट है यह लोकेटेड था। तब हम देखेंगे कि कोर्ट को उस वक्त सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया 1935 में बात भी की गई थी फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, 1958 में ये यहां पर मूव हुआ। जो आप वर्तमान बिल्डिंग देखते हैं ना न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में जो आप सुप्रीम कोर्ट अगर मेट्रो से जाते हैं तो आप देखोगे कि अब मेट्रो स्टेशन ही सुप्रीम कोर्ट है। तो यहाँ पर ये जो अभी न्यू दिल्ली में जो अभी बिल्डिंग है 1958 में इसको यहाँ पर मूव किया गया था। ठीक है, अब चलो हम हाई कोर्ट की बात करते हैं। 1862, अगर हम 1862 की बात करें बच्चों, 1862 में, ठीक है, 1862 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना सबसे पहले की गई 1862 में। ठीक है, और अगर हम दिल्ली हाई कोर्ट की बात करें तो दिल्ली में 1966 में दिल्ली हाई कोर्ट की जो बात है वह की गई। करंटली अगर हम बात करें तो देयर आर 25 हाई कोर्ट्स, 25 हाई कोर्ट्स, है ना। While may states have their own high court, पंजाब हरियाणा शेयर अ कॉमन हाई कोर्ट एट चंडीगढ़, है ना। एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें जैसे कि असम है, नागालैंड है, मिजोरम, अरुणाचल है, इसके लिए कॉमन हाई कोर्ट गुवाहाटी। तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि केवल एक राज्य के लिए एक ही हाई कोर्ट होगा। जैसे कि अगर हम लक्षद्वीप की बात कर ले तो उसका ज्यूरिडिक्शन एरिया जो है वह मान लीजिए केरला हाई कोर्ट हो गया। तो अगर हम दमन द्वीप की बात करें तो मान लीजिए मुंबई हाई कोर्ट हो गया, या फिर तो इस तरीके से एक स्टेट या फिर एक यूटीज का जो ज्यूरिडिक्शन एरिया है वह किसी दूसरे हाई कोर्ट में भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि एक यूटी है तो वहां पर हाई कोर्ट होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख की हम बात करें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जब 370 का जो ये स्पेशल स्टेटस का जो दर्जा है वह हटाया गया था जम्मू कश्मीर का, उसके बाद इसे 2 यूटीज में डिवाइड कर दिया, 2 केंद्र बना दिए। लद्दाख में लेकिन हाई कोर्ट नहीं दिया, लद्दाख में विधानसभा भी नहीं थी, दोनों कश्मीर में है। तो ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एक स्टेट है तो उसकी अपनी हाई कोर्ट भी हो, है ना, जरूरी नहीं है। तो यहां पर शेयरिंग भी होता है। अब देखो, तो पहले हम देखेंगे कि आंध्र प्रदेश और जो तेलंगाना उसका एक हाई कोर्ट हुआ करता था, बाद में 19 के बाद ये जो है वह सेपरेट हो गया था। ठीक है, अलग अलग हो गया। तो ये यहां पर हमने हाई कोर्ट्स की बात कर ली। अच्छा, अब देखो इंडिया का जो ये सिस्टम है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में, अब हम अमेरिका और इंडिया की थोड़ी सी एक तुलना करेंगे। हमेशा कंपैरिजन वे में पढ़ो ताकि मेंस के लिए आपको हेल्प मिल सके। ठीक है, तो अब देखो हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजन है, और इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के साथ साथ हम देखेंगे अमेरिका और इंडिया के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अगर हम अमेरिका का जुडिशियल सिस्टम देखें, अमेरिका का जुडिशियल सिस्टम देखें, और हम जब इंडिया के जुडिशियल सिस्टम की बात करेंगे, इन दोनों में हम अंतर समझेंगे। ठीक है, देखो बच्चों, जरूरी नहीं है कि अगर हमने पार्लियामेंट्री जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है,
अगर हमने वह व्यवस्था ब्रिटेन से ली तो हमने सुपरमेसी भी ली पार्लियामेंट की, ऐसा तो नहीं है। तो ब्रिटेन में पार्लियामेंट सुप्रीम है ना, इंडिया में नहीं है। ठीक उसी तरीके से जब अमेरिका के जुडिशियल सिस्टम के काफ़ी हिस्से हमने अपनाए, काफ़ी प्रोविज़न जो हमने अपनाए, अपने अकॉर्डिंगली अपना लिए। तो हम देखें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ एस्टेब्लिश एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, एकीकृत व्यवस्था, एकीकृत न्यायपालिका। ठीक है, हमने कौन सा रूप अपनाया? एकीकृत, इंटीग्रेटेड। एंड अगर हम ये देखें कि इंटीग्रेटेड का आखिर मतलब है क्या, इसको भी साथ साथ समझ लो, है ना। जब हम इंटीग्रेटेड की बात करते हैं बच्चों, इंटीग्रेटेड का मतलब आखिर है क्या, तो हम जब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि सबसे अपेक्स लेवल पर, सबसे टॉप लेवल पर सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय, ठीक है, उच्चतम न्यायालय क्या है? सबसे टॉप लेवल है, हमारा शीर्ष स्तर है। इसके बाद हम राज्यों के स्तर पर देखेंगे, तो राज्यों के स्तर पर आपने जो हम बात कर रहे हैं कि 25 करंटली हैं हाई कोर्ट्स। यहाँ पर हम बात करेंगे उच्च न्यायालय, उच्चतम नहीं बच्चों, उच्च न्यायालय, ठीक है। और इसके बाद फिर हम देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट या बाकी लेवल पर हम देखेंगे कि सब ऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय जिनको कहा जाता है, सब ऑर्डिनेट कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। अब देखो, इंटीग्रेटेड इसलिए है बच्चों, अगर आप खुश नहीं हो सब ऑर्डिनेट कोर्ट के फैसले से तो हाई कोर्ट चले जाओ, हाई कोर्ट के फैसले से खुश नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो इंटीग्रेशन है ना, ये जो इंटीग्रेशन है वह कहता है कि आपके लिए, ठीक है, ये जो इंटीग्रेशन है बच्चों, इसमें अपीलेट ज्यूरिडिक्शन जो है आपका, वो कैसा है? जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर अपीलेट की बात करें, अपीलीय क्षेत्राधिकार जो है, अपीलीय जो अधिकारिता है वह कैसी है कि आप सब ऑर्डिनेट कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है तो हाई कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट के फैसले से खुश नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? अपीलेट ज्यूरिडिक्शन जो है वह अपील टू अ हायर कोर्ट। एक तो ये कारण हो गया, अपील टू अ हायर कोर्ट। ठीक है, ये पहला रीजन हो गया, ध्यान रखना कि आखिर हम क्यों इसे इंटीग्रेटेड कहते हैं। अब दूसरा रीजन देखो, दूसरा रीजन क्या है? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारे यहाँ हायरार्की है बच्चों, ऐसा नहीं है कि अलग अलग सिस्टम है ना, अलग अलग सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पर डायरार्की हमने इसमें कोई फॉलो नहीं किया, हमारे यहाँ एकीकृत न्यायपालिका है, मतलब अपीलेट से जुड़ी हुई है। और दूसरा पॉइंट है कि डिसीजन मेड बाय हायर कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन आ लोअर कोर्ट्स, है ना। तो यहाँ पर जो उच्च न्यायालय के फैसले हैं वो उच्चतम न्यायालय पर बाध्य होंगे, बाइंडिंग होंगे। बाइंडिंग ध्यान रखना, विवेकाधीन नहीं है, बाइंडिंग हो गए। तो सेकंड यहां पर क्या हो गया इंटीग्रेटेड में कि डिसीजन मेड बाय हायर कोर्ट, डिसीजन मेड बाय हायर कोर्ट आर बाइंडिंग, हायर कोर्ट्स आर बाइंडिंग on the lower court, on the lower court। ठीक है, बाध्यकारी फैसले होंगे बच्चों। अब देखो यहाँ पर हायर कोर्ट्स लिखा हुआ है, हायर कोर्ट्स का मतलब ये है कि सब ऑर्डिनेट कोर्ट के लिए हायर कोर्ट में स्टेट हाई कोर्ट आएगा, है ना। और हाई कोर्ट के संदर्भ में ये जो बात है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए कही गई। तो यहाँ पर एक तो डिसीजन बाइंडिंग हो गई और दूसरा बात है कि अपीलेट ज्यूरिडिक्शन है ना, अपीलेट ज्यूरिडिक्शन है हायर कोर्ट। तो यहाँ पर ये इसी वजह से हम इसको इंटीग्रेटेड कहते हैं। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन के 2 पॉइंट्स हमने देख लिए। क्लियर हो गया बच्चों, ये हमारा संविधान में हमने इंटीग्रेटेड जो जुडिशियल सिस्टम है उसको अपनाया है। ठीक है, समझे इस बात को। सो
Indian Constitution has established an integrated judicial system with the Supreme Court at the top, Supreme Court at the top, है ना, ध्यान रखना, and higher courts below it, and there is a hierarchy of subordinate courts. तो ये हो गया आपका integrated and the single system of court. सबसे पहले ये भी याद रखो, हमारे क्या single system of court एंड अडोप्टेड, ये जो हमने व्यवस्था ली है सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट या इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम वाली, ये हमने लिया है कहाँ से? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 में जो संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई थी, उसमें जिस पद्धति को अपनाया गया था वह एकीकृत न्याय व्यवस्था थी, ठीक है। और यहाँ पर और इसी बात को इन्फोर्स किया गया, लागू किया गया, बोथ सेंट्रल लॉ एंड एज वेल एज द स्टेट लॉ। साथ ही देखो, अब हम कॉन्स्टिट्यूशन के सिस्टम की अगर हम बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की अगर हम बात करें, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की भी बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आर्टिकल 147, आर्टिकल 124, 124 से लेकर आर्टिकल 147 है ना, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 5 है। पार्ट 5 इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में डील किया गया है कि किस तरीके से आखिर जो हमारा न्यायपालिका है इसका ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन होगा, क्या इसमें इंडिपेंडेंस होगा, क्या यहाँ पर अधिकारिता होगी, ज्यूरिडिक्शन एरिया होगा, क्या पावर होगा, क्या प्रोसीजर होगा, क्या पावर होगा, क्या पूरा जो प्रोसीजर्स है वह चलेगा, इन सभी बातों की जो चर्चा है, प्रोविजन है आर्टिकल 1242 टू आर्टिकल 147, याद रहेगा, है ना। और अच्छा, एक और पॉइंट, द पार्लियामेंट इज ऑथोराइज टू रेगुलेट देम। यूपीएससी ने ये लाइन पूछी हुई थी, ये कुछ लाइन्स ऐसी है, द पार्लियामेंट है ना इज ऑथोराइज टू रेगुलेट देम, अगर चाहे तो पार्लियामेंट जो है सबके लिए जो नियम है ना, वह बना सकती है। हालांकि एक बात और है कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो न्यायपालिका की पावर को कम नहीं कर सकती, कट ऑफ नहीं कर सकती, उसको इंक्रीज ही कर सकती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है ना, जुडिशरी का जो एक स्वतंत्र नेचर हम कहें, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये हमने कुछ चर्चा की। अब चलो आ जाओ एक और चर्चा करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अमेरिका को समझते हैं, अमेरिकन जुडिशियल सिस्टम। देखो बच्चों, यहां पर डबल सिस्टम अपनाया गया है, दोहरी व्यवस्था। डबल सिस्टम कैसे? हम सभी को पता है कि जो अमेरिका का के जो स्टेट है, जो 50 राज्य है, वो सभी अपने आप में देश थे, उन सभी को मिलाकर एक हमने जो हम बात करेंगे कि इसमें 50 जो राज्य हैं, ठीक है, वो अलग अलग उनके भी अपने कोर्ट्स हैं और उनके अपने हो सकता है लॉज अलग हो, और एक जो है वह पूरा फेडरल कोर्ट है। तो यहाँ पर डबल सिस्टम है बच्चों। डबल सिस्टम मतलब देयर आर टू टाइप ऑफ कोर्ट सिस्टम इन दिस कंट्री। डबल सिस्टम मतलब देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोर्ट सिस्टम। तो हमारे यहाँ तो सिंगल है, यहाँ पर तो डबल हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखो, एक होगा फेडरल कोर्ट, एक होगा आपका फेडरल कोर्ट, ठीक है, और दूसरा आपका होगा कि हर एक स्टेट का स्टेट कोर्ट सिस्टम, राज्य की अलग ही व्यवस्था होगी, स्टेट कोर्ट सिस्टम, ठीक है। साथ ही देखो, यहाँ का जो स्टेट कोर्ट सिस्टम है, इसी में लोकल जो गवर्नमेंट जो लोकल कोर्ट सिस्टम है वो भी इसमें ऐड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ईच ऑफ स्टेट हैज देयर ओन कंप्लीट जुडिशियल सिस्टम। ये हमारे यहाँ नहीं है, इंडिया में ये ऐसा नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन नहीं किया गया कि अपना ओन जो जुडिशियल सिस्टम है वह स्टेट का हो, बट यहाँ पर ऐसी व्यवस्था की गई है। तो इसमें ये डबल, अगर हम सिस्टम की बात कर रहे हैं अमेरिका में, तो इसका क्या है कि यहाँ पर डबल जो कोर्ट सिस्टम है, एक फेडरल कोर्ट है और स्टेट कोर्ट ऑफ सिस्टम है, और ईच ऑफ स्टेट हैज देयर, ये याद रखना है आपको, ईच ऑफ स्टेट has their own complete judicial system,
जुडिशियल सिस्टम। ठीक है, तो आपने देख लिया इसको। और हमने जो एकीकृत व्यवस्था ये जो ली है, ये हमने कहाँ से ली है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक्ट है 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। आ गया समझ में? तो मेन अंतर यहाँ पर आपको क्या समझ में आया? मेन जो डिफरेंस हमें समझ में आया, इंटीग्रेशन का है और डबल सिस्टम का है। ठीक है, तो अमेरिका से हम कंपेयर करेंगे इंडियन जुडिशियल सिस्टम को, बट जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो यही कंपैरिजन हम ब्रिटेन के साथ करते हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट के साथ करते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि कितने हाई कोर्ट है, कब सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ ये जो प्रोविजन है वह किए गए। अब हम बात करेंगे कि आखिर जुडिशियल, जब साइड हो रही हो तब स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। व्हाट इज द रोल ऑफ द जुडिशरी? ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ द जुडिशरी? जुडिशरी का आखिर जो रोल है वह क्या है? अलग अलग से ही बता देती हूँ। रोल ऑफ द जुडिशरी। फिर से वही डायग्राम बना लो जो अब तक हम बनाते आए हैं। ठीक है, अब तक जो डायग्राम हम बनाते आए हैं एक बार और बना लो। और इस डायग्राम में हमें क्या लिखना है? नंबर 1 हमारे पास लेजिस्लेटिव है, विधायिका है। विधायिका का काम क्या था? विधायिका का काम था विधान बनाना, टू मेकिंग लॉज। ठीक है, सेकंड हमने बात की थी एग्जीक्यूटिव की, कार्यपालिका की, एग्जीक्यूटिव की, कार्यपालिका का काम क्या था? एग्जीक्यूट करना पॉलिसीज। और तीसरा हम यहां पर आज बात कर रहे हैं जुडिशरी की, न्यायपालिका की। ठीक है, और बच्चों न्यायपालिका का काम क्या है? अब हम देखेंगे कि भाई जो रूल्स जिसकी आप बात कर रहे हो ना कि रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, उसको कौन इन्फोर्स कराएगा? और अगर उसको कोई मान नहीं रहा है, वॉयलेट कर रहा है, तब जाकर उसे पनिशमेंट देने का जो राइट है वह किसके पास है? और पनिशमेंट कैसे दिया जाएगा, उसके लिए जो रूल्स है वह कौन बनाएगा? तो ये सारे काम कौन करेगा बच्चों? जुडिशरी करेगा, है ना। तो व्हेन अ लॉ इज वॉयलेटेड, तो यहां पर जुडिशरी का जो काम है वह आ जाता है। ठीक है, रूल ऑफ लॉ को, विधि का जो शासन है, विधियों के अनुसार जो शासन व्यवस्था चल रही है, इसको इंप्लीमेंट कराना। ठीक है, ये इसका काम होगा। सो जुडिशरी का काम कब आएगा? व्हेन अ लॉ इज वॉयलेटेड, जब नीतियों का उल्लंघन होगा। ठीक है, तब जाके इसको इंप्लीमेंट कराने का काम होगा। अब देखो, तो यहां पर फर्स्ट जो रोल है, जानते हो ये क्या है? फर्स्ट रोल है बच्चों डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का। फर्स्ट रूल क्या है? विवादों का समाधान। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। और कैसे करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन और बाकी सब में जो प्रावधान दिए किए गए हैं। तो ये डिस्प्यूट किस किस के बीच में हो सकता है? देखो, या तो सिटीजन्स के बीच में हो जाए, लोगों के बीच में हो जाए, है ना, या इसके अलावा सिटीजन और स्टेट के बीच में हो जाए, या तो फिर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में हो जाए। ठीक है, या तो फिर 1+ स्टेट या 2+ जो स्टेट हैं उनके बीच में और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच हो जाए, या तो सिटीजन्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में हो जाए। तो यहां पर किसी भी तरीके से अगर कोई डिस्प्यूट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सिटीजन्स के बीच में, तब ये जो पूरा एक मैकेनिज्म है, जब ये जो पूरा एक जो मैकेनिज्म है बच्चों, ये कौन करेगा? ये पूरा डिस्प्यूट का मैकेनिज्म जो है वह करना जुडिशियल सिस्टम का काम होगा। ये पहली बात हो गई। ठीक है, अब दूसरा देखो, हम देखेंगे जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया है? अमेरिका से। इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने इसको पूछा है। जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया? अमेरिका से। ठीक है, हल्के में मत लेना इस बात को, यूपीएससी ने पूछा हुआ है।
नहीं मानोगे स्टार लगा देती हूँ इसलिए, ठीक है। चलो, तो अब यहां पर हम देखेंगे बच्चों कि हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल जो इंटरप्रेटर है वह कौन है। हमारी जुडिशरी है, न्यायपालिका ही हमारे संविधान की जो व्याख्या है वह करती है। अंतिम व्याख्याकर्ता, फाइनल जो इंटरप्रेटर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वह कौन है, जुडिशरी है। ऐसे में हम देखेंगे पार्लियामेंट अगर कोई लॉ मेकिंग करती है, ठीक है। अब देखो जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है, फिर से देखना, चीजों को रिव्यू करना। किन चीजों को देखना, नीतियों को देखना, लॉ को देखना। कौन देखेगा, तो जुडिशरी देखेगी। क्यों देखेगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रक्चर का वायोलेशन कर रहे होंगे। मान लो पार्लियामेंट ने ऐसा कोई लॉ बना दिया जो कि आपके स्वतंत्रता के विरुद्ध है, आपका जो फ्रीडम है ना, जो आपका अगर हम राइट टू इक्वालिटी की बात करें, फ्रीडम की बात करें, स्पीच एक्सप्रेशन की बात करें, तो ये सारी आपकी फ्रीडम है, फंडामेंटल राइट है। अब पार्लियामेंट ने ऐसा लॉ बना दिया कि ये प्रभावित हो रहे हैं नेगेटिव रूप से, तब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि ये वॉइड है, ये शून्य घोषित किए जाएंगे। बस यही है आपका जुडिशियल रिव्यू। यूपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन पूछा कि आखिर संविधान में ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो कि आपको जुडिशियल रिव्यू के लिए एक तरीके से एक बेस देता है, तो आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 है ना, आर्टिकल 13 आपको याद रखना है। ये कहता है कि मान लो अगर कोई भी जो लॉ है वह बेसिक स्ट्रक्चर को, बेसिकली फंडामेंटल राइट वर्ड यहाँ लिखा हुआ कि अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है किसी तरह से, तब इसको डेरोगेट किया जा सकता है। तब ये जो लॉ है वह कैसे होगा, वॉइड घोषित किया जाएगा, शून्य घोषित किया जा सकता है। उस हद तक शून्य घोषित किया जाएगा जिस हद तक वह फंडामेंटल राइट का वायलेशन करेगा। फिर से ध्यान से सुनो, मान लो आपके फंडामेंटल राइट में 10 पॉइंट है और जो लॉ बना है वो फंडामेंटल राइट के 2 पॉइंट्स को क्या करेगा, कम करेगा, है ना। अब ऐसे में सारी नीति, सारा जो लॉ है वह वॉइड घोषित नहीं किया जाएगा। वो 2 पॉइंट जो कि फंडामेंटल राइट्स को कम कर रहे हैं, उन 2 पॉइंट्स को क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा, है ना। तो याद रखना, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि अगर हम जुडिशियल रिव्यू की बात करें तो इसमें जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है वह किस हद तक वॉइड घोषित होगा। क्या पूरा लॉ वॉइड चला, क्या पूरा जो लॉ है पूरा अनकॉन्स्टिट्यूशनल उसको बोल दिया जाएगा, या फिर फंडामेंटल राइट को जो है वह कम कर दिया जाएगा, या फिर उतना हिस्सा जो फंडामेंटल राइट को टच करेगा, कम करेगा, उसको रोका जाएगा। डेफिनेटली यही है ना। तो ये जुडिशियल रिव्यू है। तो जुडिशियल रिव्यू हम देखते हैं कि जो भी पार्लियामेंट जो है, ठीक है, अगर ये किसी तरह का कोई लॉ बनाती है, कोई नीतियां बनाती है, और अगर ये जो लॉ है वह किसी भी तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर का भी वायलेशन कर रहा है, किसका, बेसिक स्ट्रक्चर का, है ना, जो बुनियादी ढांचा है संविधान का, अगर, और बेसिक स्ट्रक्चर फंडामेंटल राइट आपको पता होगा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तब ऐसे में आगे बेसिक स्ट्रक्चर मैं समझाऊंगी इसी क्लास में, ठीक है, परेशान नहीं होना है। यही है बच्चों जुडिशियल रिव्यू। याद रखना कि अगर हम ये कहें कि जो जुडिशियल रिव्यू है ये भी पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का, और ऐसा एक वाद है, उसको लिख लो, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस, 1975 में ये केस हुआ था। और इस वाद में ऐसा होता है ना कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी मामले में कोई जो डिसीजन है वह दे दिया, तो इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण जो केस था 1975 में, उसमें ये निर्णय जो है वह दिया गया था कि जुडिशियल रिव्यू इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर। समझे, क्लियर। तो 2 बातें हो गई जो कि हमें रोल बताती है जुडिशरी का। अच्छा देख लो, एक मेंस के हिसाब से कुछ इंसाइट्स देख लो, क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन आ सकता है जुडिशियल रिव्यू के बारे में कि जो ये जुडिशियल रिव्यू है, क्या ये जुडिशियल एक्टिविज्म का पार्ट है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में इसके क्या प्रोविजन है, और अगर हम न्यायिक पुनरावलोकन की बात करेंगे तो जुडिशियल रिव्यू का इंपॉर्टेंस क्या है, जुडिशियल रिव्यू जो है इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस के 3-4 पॉइंट लिख लो। आपको ये मेंस आंसर राइटिंग करने के जुडिशियल रिव्यू से आप क्या समझते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ इसका प्रोविजन किया गया है, और इसके अलावा इसका जो इंपॉर्टेंस है आखिर वह क्या है, ठीक है। चलो मैं कुछ इंपॉर्टेंस आपको बता देती हूँ। नंबर 1, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, सुपरमेसी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि फंडामेंटल राइट जो है वह उसका वायलेशन नहीं किया जाएगा,
और आपने वॉयलेशन किया तो जो नीति है उसको वॉइड घोषित कर दिया, तो कहीं ना कहीं हमने संविधान की जो सर्वोच्चता है उसको बनाए रखा ना, कि हमारे लिए तो संविधान ही सर्वोच्च है। ठीक है, तो यहाँ पर संविधान की सर्वोच्चता कैसे बनी रहेगी, तो यहाँ पर जुडिशियली रिव्यू जो है वह इसका एक तरीका है। ठीक है, सेकंड हम देखेंगे कि अगर पार्लियामेंट जो है अपने पावर का मिसयूज करती है, ठीक है, और पार्लियामेंट अगर मिसयूज कर रही है, मिसयूज ऑफ पावर, और कोई ऐसा लॉ जो है वह बना दे रही है जो कि गलत है, तो ऐसे में इसको जो चेक करने का काम है, ये भी चेक करने का काम यहाँ पर हो जाता है। तीसरा इसका इंपॉर्टेंस है कि प्रोटेक्ट द राइट। ठीक है, प्रोटेक्ट द राइट, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो भी इससे प्रोटेक्ट होते हैं। चौथा है इसमें फेडरल बैलेंस, फेडरल बैलेंस। ठीक है, संघवाद के बीच में जो संतुलन है वो इससे बना रहता है। पांचवा है इसमें बच्चों इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है उसके लिए भी यह बहुत ज़रूरी है, इसका इंपॉर्टेंस है। अच्छा, एक बात और सुनो, अगर हम ये कहें कि ये जुडिशियल रिव्यू जो, ये तो इसका इंपॉर्टेंस हो गया, कोई एक इसकी ड्रॉबैक है, इसकी कोई कमी बताओ। कमी इसकी ये है बच्चों, हम पावर सेपरेशन की बात करते हैं। ठीक है, शक्ति पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर की जो हम बात करते हैं, ये इसका एक नेगेटिव पक्ष हो गया कि इससे सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो प्रभावित होता है। यही बस सोचना है आपको, इतनी सोच जब आपकी विकसित हो जाएगी ना, ठीक है, जो शक्ति पृथक्करण का जो संतुलन है वो इससे बिगड़ता है, तो ये आपको इसमें नेगेटिव में आप लिख सकते हैं जुडिशियल रिव्यू के। ठीक है, क्लियर है। अब तीसरा हमें इसमें देखना है, यहाँ पर हमने देख लिया कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए एक जो पूरा मैकेनिज्म है वह हमें प्रोवाइड करेगा, ये जुडिशरी का रोल है। अब आया सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट भी, फंडामेंटल राइट को किस तरीके से इन्फोर्स करने में, है ना, जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको इन्फोर्स करने में क्या भूमिका है। तीसरा है यहां पर, ठीक है, अपहोल्डिंग द लॉ एंड इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट, इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, जो आपके मौलिक अधिकार हैं उनको लागू करने के लिए। सो देखो, आप अब तक जानते हैं कि सभी जो लोग, ऐसे लोग जिन्हें ये लग रहा है कि उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है, वह डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट डायरेक्टली इफ दे बिलीव दैट देयर फंडामेंटल राइट हैव बीन वायलेटेड, है ना। अगर ये लगता है कि उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका वायलेशन हो रहा है, सरकार उनको छीन रही है, उल्लंघन हो रहा है, तब आप डायरेक्ट हाई कोर्ट भी जाने की जरूरत नहीं है, सीधे आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, क्लियर है इतना। तो यहाँ पर लॉ को इन्फोर्स कराने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है वह किसकी है, न्यायपालिका की है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के लिए। तो यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स का अगर ये यूपीएससी ने बात पूछी थी कि क्या आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, या फिर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो यहाँ पर जो सिटीजन्स हैं, फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन हो रहा है तो आप डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इतनी सुविधा और कहाँ मिलेगी, है ना। सो यहाँ पर देखो, जैसे कि आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 क्या कहता है बच्चों, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। ठीक है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की जो बात है वह आपका करता है। इसके अलावा देखो, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और हम यहां पर देखेंगे कि इसमें ऑल्सो इंक्लूड राइट टू हेल्थ, और राइट टू हेल्थ को किसने शामिल किया, जुडिशरी ने शामिल किया, कि जो स्वास्थ्य का अधिकार है, चूंकि आपके जीने के लिए आपका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक केस याद करो, पश्चिम बंग बनाम खेत मजदूर समिति, जिसमें कि एक जो इस समिति का एक जो सदस्य है वह ट्रेन से गिर जाता है, उसको काफी इंजरी हो जाती है, वह जाता है कहां पर,
गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स कह देती कि बेड हमारे यहाँ है नहीं, शॉर्टेज है, इसलिए। और वो एक नहीं, वो ऐसी 7-8 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स गया, सब ने यही कह के मना कर दिया कि बिस्तर नहीं है ना, जो बेड है वह नहीं, हम आपको कैसे एडमिट कर ले। अब उसने प्राइवेट में इलाज तो करा ली, बट सीधा सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और वेस्ट बंगाल जो गवर्नमेंट है उससे कहा कि आप इसको कंपनसेट करो, आप इसको क्षतिपूर्ति दोगे, और साथ ही आप पूरा जो ब्लूप्रिंट है वह प्राइमरी हेल्थ केयर का बनाओ, है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट की, रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की कि वह हेल्थ के लिए, उन सब के लिए जो लो कॉस्ट हो सकता है या फिर फ्री जो इलाज है उसको शुरू करे, है ना। तो इसके लिए क्या है, वह रिस्पॉन्सिबल है। सो खेत मजदूर समिति जो आपने वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1996, उस केस में यहाँ पर राइट टू लाइफ के अंतर्गत राइट टू हेल्थ जो है इसको शामिल किया। क्लियर है। सो राइट टू लाइफ जो है इसमें इंक्लूड है। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कराने के लिए आप रिट दायर कर सकते हैं, है ना। और कुछ और भी इस तरह की रिट है जो कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और बाकी जगह पर जो है इसको दायर की जाती है, उसको भी अब एक बार देख लो, ठीक है। तो आप देखेंगे आर्टिकल 32, ये हालांकि हम आगे पढ़ते हैं बट यहां भी पढ़ लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले तो ये देखो कि रिट का मतलब होता क्या है। जो आप ये रिट दायर करते, 5 प्रकार की रिट आप सुनते होंगे बच्चों, है ना। रिट मतलब एक लीगल ऑर्डर है जो कि कोर्ट इशू कर रहा है, आ लीगल ऑर्डर टू डू और नॉट टू डू समथिंग, ठीक है। और ये रिट जानते हो कैसे, अगर मान लो आपने कोई एक लेटर जो है वह लिख दिया ना सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के लिए, वो रिट माना जाएगा। जब हम रिट की बात करते हैं, एक वैध एक तरीके से ऑर्डर होता है। और याद रखना ये जो रिट जारी की जाती हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए, आर्टिकल जो 32 है इसमें बात की गई है कि आर्टिकल 32 के अंतर्गत आप सुप्रीम कोर्ट में अपने फंडामेंटल राइट के वॉल्यूशन के खिलाफ जाके जो रिट है वह दायर कर सकते हैं। 5 तरह की रिट होती है, तो ऐसा 32 में सुप्रीम कोर्ट के लिए लिखा हुआ है। यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि जो हाई कोर्ट्स है क्या ये रिट दायर कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, लेकिन हाई कोर्ट के लिए किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, आर्टिकल 226, ठीक है। आर्टिकल 226 में ये जो बात है वह कही गई है। तो यहाँ पर रिट क्या है, एक तरह से डिफेंडर है फंडामेंटल राइट्स का, ठीक है। सो देखो, द सुप्रीम कोर्ट हैज पावर टू इशू डायरेक्शंस और ऑर्डर और रिट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी फंडामेंटल राइट्स। और ये जो रिट है वह 5 प्रकार की है, उन 5 प्रकार को जरा देख लो, ठीक है। 5 तरह की जो रिट है, फर्स्ट है आपका हैबियस कार्पस, हैबियस कार्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी रिट है आपकी मैंडामस परमादेश, हिंदी में भी लिख देती हूं। तीसरी रिट है आपकी सर्टियोरेरी, पहले प्रोहिबिशन लिख लो, है ना। तीसरी रिट है आपकी क्या, प्रोहिबिशन यानी प्रतिषेध। चौथी रिट है आपकी सर्टियोरेरी, सर्टियोरेरी। और 5वीं रिट है आपकी क्यू वारंटो, क्यू वारंटो, अधिकार प्रक्षा, ठीक है। चलो हिंदी भी लिख देती हूँ। हैबियस कार्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। जैसे मान लो आपने किसी को, इसमें इसको ज्यादा देखो विस्तार नहीं करूंगी, सारी चीजें नहीं लिखवाऊंगी, आगे भी मुझे आपको ये पढ़ाना है। अभी केवल नाम याद कर लो, हिंदी इंग्लिश दोनों में जानोगे, ठीक है। हिंदी वाला जो बच्चा है वह इंग्लिश में भी जानेगा, इंग्लिश वाला बच्चा हिंदी में भी जानेगा। हैबियस कार्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है ना, टू मस्ट, हैबियस कार्पस का मतलब हुआ टू मस्ट हैव द बॉडी। मतलब मान लो किसी को अनलॉफुल आपने कस्टडी किया, डिटेंशन किया, तो किसी को गलत तरीके से अगर आपने कारावास में डाला है और उसका पता ही नहीं चल पा रहा, तो ऐसे में कोर्ट क्या कहता है, आप हैबियस कार्पस जो है दायर करेंगे, तो जिसको गिरफ्तार किया गया उसको सशरीर प्रस्तुत किया जाएगा, है ना। मतलब ऐसा नहीं कि वो इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, उस व्यक्ति को लाके कोर्ट में खड़ा किया जाएगा कि ये है वो व्यक्ति। जब रॉलेट एक्ट आया था ना, तब अंग्रेजों ने इसी हैबियस कार्पस जो रिट है इसको रिमूव कर दिया, सस्पेंड कर दिया था, ठीक है। हैबियस कार्पस हो गया। अब सेकंड देखो आपका है मैंडामस, ठीक है, परमादेश। अब देखो परमादेश का मतलब हुआ हम आदेश देते हैं,
परमादेश का मतलब हुआ कि हम आदेश देते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो, टू परफॉर्म अ पब्लिक ड्यूटी, मैंडामस में क्या होता है, मैंडामस मतलब आदेश दिया जाता है, टू परफॉर्म अ पब्लिक ड्यूटी, ठीक है। तो यहां पर मान लो कि जैसे बॉम्बे नगर पालिका को कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि भाई आपको साफ सफाई रखनी है ना, और इस वजह से जो है वह बताया जा रहा है कि आपको ये ड्यूटी परफॉर्म करनी है। परमादेश मतलब हम आदेश देते हैं कि आपको ये काम जो है वह करना है, ये उनके खिलाफ जारी किया जाता है जो काम नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। अब देखो तीसरी रिट की हम बात करेंगे जो कि प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन आप समझ रहे हो, प्रोहिबिटेड मतलब रोक देना, है ना। तो यहां पर इसका मतलब क्या हुआ, टू फॉरबिड, टू फॉरबिड वर्जित करना, प्रोहिबिशन टू फॉरबिड, टू फॉरबिड, है ना। परमादेश हो गया, प्रोहिबिशन मतलब प्रतिषेध, प्रतिषेध, है ना, मतलब रोक देना, वर्जित कर देना, टू फॉरबिड। अब देखो बच्चों, ये बेसिकली जानते हो क्यों रोका कब जाता है, जब कोई हद से ज्यादा आगे बढ़ रहा हो। और यहां पर आपको याद रखना है कि यहां पर हदों से आगे बढ़ेगी लोअर कोर्ट, और जो अपने ज्यूरिडिक्शन जो है उसको एक्सीड करते हुए जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है उसका फैसला दे रही है, तब यहां पे सुप्रीम कोर्ट जो है वह रोक देती है, यहां पर प्रोहिबिटेड कर देती है। तो जो कोर्ट है वह लोअर कोर्ट को प्रिवेंट करेगी, प्रिवेंट एक्सीडिंग इट्स ज्यूरिडिक्शन, अपने अधिकार क्षेत्र से अगर बाहर जाकर काम कर दे तो उसको रोक देने का जो काम है वो होगा किसमें, प्रतिषेध में। आगे बात हम करेंगे सर्ट्यूररी। सर्ट्यूररी यानी उत्प्रेषण, ठीक है। प्रेषण का मतलब समझ रहे हो, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो मामला सुप्रीम कोर्ट का है ना वहां पे मामला बंद करो और यहाँ पे लेके आओ, बस वही है सर्ट्यूररी उत्प्रेषण, ठीक है। और यहाँ पर इसका मतलब हुआ टू बी इन्फॉर्म्ड या टू बी सर्टिफाइड, ठीक है। सर्ट्यूररी टू बी इन्फॉर्म्ड या फिर टू बी सर्टिफाइड, ठीक है। तो सर्ट्यूररी में क्या होगा बच्चों, और याद रखना ओनली इश्यूज बाय, ये जो सर्ट्यूररी है ये केवल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है ये रिट जारी की जाएगी, ठीक है। और इसमें याद रखना आपको कि जो अधीनस्थ न्यायालय है उससे कहा जाएगा कि आप ये जो आपकी कार्यवाही चल रही है इसको हटा दो वहां से, और उच्चतम न्यायालय जो है उसके समक्ष रखी जाए, या फिर अब सेम काम सबऑर्डिनेट कोर्ट करेगा। तो क्या आपको क्या लग रहा है, फिर सर्ट्यूररी जारी हो पाएगी? नहीं। तो याद रखना कि उत्प्रेषण या सर्ट्यूररी जो है ये केवल इशू की जाएगी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और यहां पर प्रोहिबिशन में ये याद रखो कि ये जो प्रतिषेध, ये जो रोका जाएगा वो आम आदमी को नहीं रोका जा रहा है, ये जो रिट है वह केवल जो न्यायिक और जो अर्ध न्यायिक है ना, जो जुडिशियल और जो सेमी जुडिशियल एक तरीके से जो संस्थाएं हैं उनके लिए ही जारी किया जा सकता है, आम लोगों के लिए प्रतिषेध जारी नहीं किया जा सकता। बट अगर निजी और गवर्नमेंट दोनों के लिए कहे तो जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है वह दोनों तरीके से इंडिविजुअली भी और पब्लिकली भी इसको लाया जा सकता है। क्यों वारंटो, अधिकार प्रक्षा, क्यों कर रहे हो इस काम को, आपसे पूछा जा रहा है किस अधिकार से कर रहे हो, अधिकार प्रक्षा, ठीक है। अब देखो अधिकार प्रक्षा, इसका मतलब हुआ व्हाट इज योर अथॉरिटी और यूज टू जुडिशियल कंट्रोल एग्जीक्यूटिव एक्शन। व्हाट इज योर, क्यू वारंटो का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज योर अथॉरिटी, व्हाट इज योर अथॉरिटी, आपकी अधिकारिता क्या है, ठीक है। आपकी जो अधिकारिता है वह क्या है, उस अधिकार से अगर आपने मान लीजिए कोई काम किया है, ठीक है, तो यहां पर आपसे पूछा जा सकता है। आप अगर इस पब्लिक ऑफिस पे है तो क्यों है, आप अगर इस पद पर हैं तो क्यों है। तो यहां पर अधिकार प्रक्षा जो क्यू वारंटो है, इस तरीके से ये जो रिट है, रिट क्या है, एक लीगल ऑर्डर है जो कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32, हाई कोर्ट को भी अधिकार है आर्टिकल 226 के अंतर्गत। और यहाँ पर 5 टाइप ऑफ रिट हमने देख ली। सबसे फर्स्ट हमने हैबियस कार्पस की बात की, सेकंड मैंडामस की बात की, थर्ड प्रोहिबिशन की बात की, फोर्थ सर्ट्यूररी की बात की, और पांचवी बात हमने क्यू वारंटो की। क्लियर हो गया, क्लियर है इतना। बाकी हम इसके अंतर्गत और भी इंपॉर्टेंट है उसको हम आगे जानेंगे, ठीक है। आओ कुछ क्वेश्चंस मैं पूछ लेती हूं आपसे, अभी अभी इंडिपेंडेंट जुडिशरी और बाकी सब भी देखना है। चलो आओ जरा क्वेश्चन देखो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। The judiciary has the power to strike down particular law passed by the parliament if it believe that these are a violation of a basic structure of the constitution, है ना। अगर यहाँ पर हम देखते हैं कि जुडिशरी को ये पावर है, जुडिशरी के पास ये शक्ति है कि वह किसी कानून को रद्द कर दे अगर वह बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करते हैं। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफाइंड बाय अ पार्लियामेंट इटसेल्फ, ठीक है। यहाँ स्टार लगा दिया, ये जो सेंटेंस है वो यूपीएससी ने पूछा। देखो बच्चों,
पार्लियामेंट के द्वारा ये जो बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन इसको डिफाइन किया गया, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर पार्लियामेंट ने नहीं किया है ना। फर्स्ट सही है, और यहाँ पर आपसे करेक्ट पूछा, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आंसर तो आप समझ गए, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर, और अगर ये कहा जाए कि पूरी तरीके से डिफाइन किया गया है तो ये भी गलत होगा। बस हाँ, समय समय पर जो हमारी न्यायपालिका है, जो हमारी जुडिशरी है, इसके द्वारा कुछ पॉइंट्स को इसमें शामिल कर दिया गया और बताया गया कि ये हमारे एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब जैसे कि हमारे संविधान में जो इम्पोर्टेंट प्रोविजन है, जैसे कि हम फंडामेंटल राइट की बात करें, है ना, जैसे कि हम मैं लिखवा ही देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि इनसे जो छेड़छाड़ है वह आप नहीं करोगे, और कोई भी ऐसा लॉ जो कि पार्लियामेंट बना रहा है उसको हम क्या करेंगे, उसका संशोधन हम सीमित कर सकते हैं अगर वह बेसिक स्ट्रक्चर को हट करेंगे तो ऐसे में याद रखना कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आएगा, जैसे कि हमारा जो रिपब्लिक नेचर है। अब आप ये नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ राजा होगा, ठीक है। तो जो रिपब्लिक नेचर, जो ये स्टेटस है ना, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। फंडामेंटल जो राइट है ये इसका पार्ट है। जो रूल ऑफ लॉ है, ठीक है, ये इनसे छेड़छाड़ नहीं हो सकती भाई। जो रूल ऑफ लॉ है ये भी हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा देखो और क्या क्या है हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट। तो आपका जैसे कि हम सोवर्निटी, संप्रभुता की बात करें, सोवर्निटी है, ठीक है, लिबर्टी है, स्वतंत्रता है, जुडिशियल रिव्यू, बताया ना अभी कौन से केस में आया था जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू, और सेक्युलरिज्म। बच्चों सेक्युलरिज्म जो हम इसके पहले पढ़ चुके हैं, हम इस चीज को नहीं हटा सकते क्योंकि ये पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का। अब 1973 का केशवानंद बनाम जो केशवानंद भारतीवाद था, उसमें यही कहा गया था कि पार्लियामेंट की जो संशोधन करने की शक्ति है, कुछ चेंज करने की जो शक्ति है, उसको सीमित कर दिया जाए। अगर वह बेसिक स्ट्रक्चर को हट करते हैं तब उस संशोधन को नहीं माना जाए, है ना, मतलब उसको सीमित, पार्लियामेंट की संशोधन करने की जो शक्ति है उसको सीमित किया जाए। तो ये केशवानंद भारतीवाद था, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना बच्चों कि समय समय पर ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, इसको किसने डिफाइन किया, इसको डिफाइन किया जुडिशरी ने, और एड ऑन करते गए। जैसे कि हमने जुडिशियल रिव्यू की बात की, तो जो हमने देखा इंदिरा गांधी राजनारायण केस था 1975 के आसपास, उसमें इसको शामिल कर दिया गया था, ठीक है। क्लियर है इतना, क्लियर है इतना। सो द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इज एन इंडियन जुडिशियल प्रिंसिपल। और याद रखना आपको कि जो कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें कुछ ऐसे बेसिक फीचर्स जो है शामिल हैं जिसे कि अल्टरेट नहीं किया जाएगा, डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, ठीक है। क्लियर है। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे टाइम टू टाइम डिफाइन किया। Consider the following statement about fundamental rights. Every citizen of India can approach the Supreme Court directly if they believe that their fundamental right have been violated. Definitely. अभी मैंने आपको समझाया कि अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, सीधे चले जाओ। जैसे वेस्ट बंगाल वर्सेस जो खेत मजदूर समिति थी, उसका एक मेंबर गया हुआ था। आर्टिकल 21 विच प्रोवाइड एवरी सिटीजन द फंडामेंटल राइट टू लाइफ, ऑल्सो राइट टू डाई विद डिग्निटी। सम्मान से जीने का भी अधिकार है तो सम्मान से मरने का भी अधिकार है। तो यहां पर आपसे पूछा है कि नॉट करेक्ट कौन सा है। फर्स्ट सही है, सेकंड भी सही है, आंसर है नाइदर वन नॉट टू, ठीक है। अब देखो यहां पर बच्चों, इसमें देखो कि पहला तो आपको क्लियर है, दूसरा हम देखते हैं कि जो आर्टिकल 21 है ये क्या कहता है। देखो यहां पर हम देखेंगे कि अगर एक अरुणा शानबाग का केस आया था, पढ़ लेना इस केस को, अरुणा शानबाग केस, ठीक है। और 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ जो जजमेंट्स अपने वह दिए। इसमें कहा कि भाई राइट टू डाई है आपको, मतलब मरने का अधिकार एक डिग्निफाइड वे में, राइट टू डाई with dignified way, right to die with dignified way, a part of right to life, आर्टिकल 21, ठीक है। अब देखो, लेकिन अच्छा आपने एक्टिव और पैसिव वगैरह आपने सुना होगा बच्चों, ठीक है। आपने यहाँ पर इसमें आपको याद रखना है बच्चों कि यहाँ पर जो यूथनेशिया है ना, एक्टिव और पैसिव जो आपने
यूथनेशिया का जो कॉन्सेप्ट सुना होगा, तो यहाँ पर अभी जो कुछ देशों ने, हालांकि हम इंडिया में ऐसी परमिशन नहीं है, कुछ देशों में क्या किया जाता है कि जहरीला इंजेक्शन देकर जो राइट टू डाई है वह दिया जा सकता है, बट इंडिया में अभी तक एक्टिव जो यूथनेशिया है इसका जो प्रावधान है वह नहीं है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत लंबे समय तक केवल लाइफ सपोर्ट पर है, केवल ऑक्सीजन पर है, केवल वेंटिलेटर पर है, तब उस व्यक्ति को मरने का अधिकार है अगर वह इतने कष्ट में है, लेकिन उसको डायरेक्ट हम जहरीला इंजेक्शन नहीं दे सकते। अगर आपने डायरेक्ट जहरीला इंजेक्शन दे दिया, इसका मतलब आप ये एक्टिव यूथनेशिया का पार्ट हो गया। बट यहाँ पर हमारे यहाँ पैसिव तरीका है, मतलब हम डायरेक्ट कुछ नहीं कहेंगे, बस हम क्या करेंगे, लाइफ सपोर्ट जो है वह हटा लेंगे, और लाइफ सपोर्ट के बाद अगर उसकी डेथ हो जाती है तो ठीक है। तो यहाँ पर राइट टू डाई इन अ डिग्निफाइड वे। तो अरुणा शानबाग का केस कुछ ऐसा ही था कि 10-12 साल से ये जो है वह बेड पे पड़ी हुई थी, है ना, और यहाँ पर किसी भी तरह का कोई हालत में सुधार नहीं था। वो एक तरीके से, पूरी तरीके से उनका जो बॉडी और बाकी चीज़ें कुछ सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर कहा गया था कि ठीक है, अगर आप लाइफ सपोर्ट जो है वह हटाते हैं तो यहाँ पर ये अधिकार दिया जाता है, राइट टू डाई। ठीक है, क्लियर है। तो मेडिकल, आपने दया मृत्यु सुना होगा, मर्सी किलिंग, है ना, तो यहाँ पे लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो है वह हटा लिया जाता है, मेडिकल जो फैसिलिटीज उसको रिमूव कर दिया जाता है, और ये 2008 की बात है। क्लियर हो गया इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। Supreme Court of India was established on 26 Jan 1950. The original Constitution of 1950 vanished a Supreme Court with a Chief Justice plus 7 judges. ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। इसको मैं कह देती हूँ क्वेश्चन नंबर 1। इसमें की 2 बातें मैंने आपसे पूछी है जो कि मैं बता चुकी हूँ, यहाँ पर आप मुझे इसका आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जुडिशरी। ठीक है, तो द कोर्ट आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट बट दे आर एक्ट ऑन देयर बिहाफ, है ना। इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी प्ले अ क्रूशियल रोल इन प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन्स। यद्यपि न्यायालय सरकार के अधीन नहीं है, फिर भी वे उनकी ओर से कार्य करेंगे। भाई, उनकी ओर से कार्य क्यों करेंगे? इंडिपेंडेंस जब हम जुडिशरी की देखते हैं, इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम की बात करते हैं, तो ना तो वे सरकार के अधीन हैं और ना ही वे सरकार की ओर से काम करेंगे। तो यहाँ पर आधी बात तो सही लिखी है कि सरकार के अधीन नहीं, बट आधी बात गलत लिखी है कि दे आर एक्ट ऑन देयर बिहाफ, गलत हो गया। इंडिपेंडेंस ऑफ देयर जुडिशरी प्ले, डेफिनेटली, है ना। अगर हम चाहें कि राइट, और आप बच्चों देख लो कि जो भी आपके फंडामेंटल राइट्स बढ़ते जा रहे हैं ना, उसके पीछे पार्लियामेंट का कम और उसके पीछे जुडिशरी जो हमारी है उसका ज्यादा रोल है। तो आपके जो फंडामेंटल राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करने में किसका हाथ है? जुडिशरी का। सो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना था, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर हो गया। चलो तीसरा देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू वेरियस टाइप ऑफ कोर्ट इन कंट्री, देयर आर 3 डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट इन आवर कंट्री। हमने देखा कि सबसे अपेक्स पर है सुप्रीम कोर्ट, देन फिर हाई कोर्ट, देन सबऑर्डिनेट कोर्ट, है ना। यही हमने बात की ना। हम क्या देखा हमने इसमें कि अगर हम सेकंड देखो, सबऑर्डिनेट कोर्ट आर यूजली एट द डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल इन आवर टाउन। Third, the decision made by the Supreme Court are discretionary to all other court in India. फर्स्ट का आंसर क्या है? इंडिया, अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो यहाँ पर हमने देखा कि स्टैब्लिश एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट जो है टॉप लेवल पर है, फिर इसके नीचे है हायर कोर्ट, एंड देन उसके बाद हायरार्की में सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं, और एक सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट है, डेफिनेटली। ठीक है, और ये बात भी सही है, सेकंड भी सही है। अब लेकिन बच्चों हम यहाँ पर थर्ड की बात करेंगे। ठीक है, थर्ड में लिखा है द डिसीजन मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट आर डिस्क्रिशनरी। अरे भाई, विवेकाधीन है कि हमने भी बाइंडिंग की बात की थी? विवेकाधीन। देखो, डिस्क्रिशनरी मतलब क्या है कि ये जो निर्णय है, मानो तो मानो वरना ना मानो, विवेक। अरे भाई, बाइंडिंग है। हमने इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम में क्या देखा? इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है? इंटीग्रेटेड का मतलब है कि अपीलेट सिस्टम नीचे से ऊपर जाएगा और ऊपर से नीचे की तरफ जो है वह डिसीजन कैसे होंगे? बाइंडिंग होंगे। समझे? तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन जो हाई कोर्ट्स है और फिर जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं इस पर बाइंडिंग होंगे, डिस्क्रिशनरी नहीं होंगे। तो जो थर्ड है वह रॉन्ग हो गया। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो एक और आपका जो राइट है, राइट टू फूड, है ना। पहले राइट टू फूड इंक्लूड नहीं था, फिर हुआ क्या कि ओडिशा और राजस्थान की अगर हम बात करें बच्चों, तो यहाँ पर देखा गया कि बड़ा अकाल आया, है ना। और यहाँ पर जब अकाल आया तब जो कुछ संगठन थे, तब कुछ संगठन थे
उन्होंने ये देखा कि भाई गवर्नमेंट के पास जो है वह ऑलरेडी काफी सारा जो अनाज है वह गोदामों में भरा हुआ है, लेकिन उसे चूहे खा रहे हैं। तब वहां पर एक जो याचिका है वह दायर की गई कि गवर्नमेंट अब ये ना कहे कि हमारे यहाँ अनाज की कमी है और वह मिड डे मील जैसी स्कीम दे, बच्चों को खाना दे, राइट टू फूड को राइट टू हेल्थ में शामिल करे। ठीक है, तो द राइट टू फूड इज ओनली लिमिटेड टू सिटीजन ऑफ इंडिया। याद रखना कि केवल ये सिटीजन आर्टिकल 21, अगर ये अच्छा खुद सोचो आप, आर्टिकल जीने का जो अधिकार, जो जीने की स्वतंत्रता है, जो राइट टू लाइफ है, मतलब बाहर से कोई आएगा तो उसके जीने का कोई महत्व नहीं है क्या? अरे भाई ठीक है, आप उसे संवैधानिक पद ना दो, आप उसे जो इंडियन सिटीजन है उसके कंपैरिजन आप उसे बाकी जो अपॉर्चुनिटीज हैं वह कम दे रहे, लेकिन जीने का अधिकार तो दोगे, भोजन का अधिकार तो दोगे, है ना? कि सब मना कर दे कि नहीं भाई हम तुम्हें नहीं देंगे फूड, तो ये तो गलत हो गया ना। तो द राइट टू फूड इज ओनली लिमिटेड टू द सिटीजन ऑफ इंडिया? नो, the fundamental right to life guaranteed in the article 21 of the constitution also include the right to food. definitely आर्टिकल 21 जीने के लिए जो कुछ जरूरी है वो सब इसमें शामिल कर दिया। सो करेक्ट इज ऑप्शन नंबर बी। चलो आओ इसमें दो चीजें, दो पॉइंट्स आपको बताती हूँ। फॉर द कॉमन पर्सन एक्सेस टू कोर्ट is access to justice. The court exercise a crucial role interpreting the fundamental right of citizen. And as you saw in the above case, the court interpret Article 21 of the Constitution, right to life, to include the right to food, है ना? And therefore ordered the state to take a certain step to provide food for all, including the mid day meal scheme. तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भाई ये कहा गया कि आप जो है वह खाना, ठीक है, जो फूड है वो आप इसमें शामिल करोगे। क्लियर है? चलिए अब एक और जजमेंट की आओ हम बात करते हैं। राइट टू फूड हो गया बच्चों, देखो हमने क्या क्या देखा। राइट टू फूड की एक्स्ट्रा हमने बात की, है ना? राइट टू हेल्थ की भी हमने बात की। अब एक जो चर्चा है वह हम करते हैं राइट टू लाइवलीहुड, आजीविका के अधिकार की। सुप्रीम कोर्ट कहता है आप किसी को कमाने, आजीविका, लाइवलीहुड का मतलब क्या है? आजीविका लाइवलीहुड का मतलब क्या है? लाइवलीहुड का मतलब है कि भाई आप अपने जीवन यापन के लिए, लाइवलीहुड, आप अपने जीवन यापन के लिए पैसे कमाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? आजीविका, है ना? आप देखते हो कि ज्यादातर ये प्रॉब्लम्स जो है मेट्रो सिटीज में है या फिर इस तरह के इंडस्ट्रियल एरिया में जहाँ पर ऑलरेडी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ऐसे में क्या हुआ, जैसे कि हम बॉम्बे की बात करें, दिल्ली की बात करें, आप देखते हो कि यहाँ पर फेरी वाले बहुत ज़्यादा दिखते हैं, उनकी वजह से आपको ट्रैफिक प्रॉब्लम भी हो सकती है। फुटपाथ जो है, जो फुटपाथ है, लोगों के जाने के रास्ते वह भी ब्लॉक होते हैं। ऐसे में उनको वहाँ से हटा दिया जाता है। जब उनको वहाँ से हटा दिया जाता है, मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचता है, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये बताओ उनको रहने के लिए जगह, अगर उस व्यक्ति का रोजगार शहर में है लेकिन शहर में जगह इतनी महंगी है, उसको सुविधाएं ही नहीं है, तो वो तो अब फुटपाथ पे ही रहेगा, वही कमाएगा और वहीं पे सो जाएगा। आपने फुटपाथ पर इस तरह की जो झुग्गियां हैं वह बनी देखी होगी कि उन्होंने वही पॉलिथीन बांधकर जो अपनी व्यवस्था है वह कर ली रहने की। और अगर आप उनकी वहां से जीविका, आप कह दो कि नहीं भाई आप यहां नहीं रह सकते, आप यहां नहीं रुक सकते, तब तो वो वहां पे कमा खा भी नहीं पाएगा। ऐसे में उसका जीवन प्रभावित होगा, नहीं होगा? सुप्रीम कोर्ट कहता है अगर आपको किसी को जीवन से वंचित करना है, उसकी आजीविका छीन लो, उसको काम ही मत करने दो, अपने आप मर जाएगा। तो यहां पर राइट टू लाइफ, केवल राइट टू फूड या फिर हेल्थ शामिल नहीं है, राइट टू लाइवलीहुड भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शामिल किया गया। और एक केस था ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है? तो यहां पर ये जो केस है, ठीक है, एस्टैब्लिश द राइट टू लाइवलीहुड एज द पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ, ठीक है? और यहां पर जजमेंट ये दिया गया कि इसमें ये जो है वह शामिल होगा, ठीक है? The sweep of the right to life conferred by Article 21 is wide and far-reaching, ठीक है? Life means something more than. तो यहाँ पर बच्चों हम देखते हैं, ठीक है, खैर इसके बारे में इतना ही, बहुत ज़्यादा इसको हम, इस क्वेश्चन को देखो ज़रा। अच्छा, रूल ऑफ लॉ मैंने अभी बताया नहीं है, पर इसको पढ़ लो एक बार, क्वेश्चन फिर भी आपसे बन जाएगा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं। रूल ऑफ लॉ है ना, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, मतलब जो विधियां बनी है उसी के अकॉर्डिंगली शासन व्यवस्था, गवर्नेंस, जो सारी चीजें हैं वह चलाना, किसी देश की व्यवस्था को उसी के अकॉर्डिंगली चलाना, रूल ऑफ लॉ, है ना? तो एवी डाइसी आपने सुना होगा, जो ब्रिटिश ज्यूरिस्ट है, एक बार उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है? और उनके
जो 3 इंपॉर्टेंट वो रूल ऑफ लॉ के पॉइंट देते हैं, उसमें से 2 भारत में एक्टिव है, एक नहीं माना जाता। रूल ऑफ लॉ मीन्स दैट ऑल लॉ अप्लाई इक्वली टू ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री एंड नो वन कैन बी अबव दिस लॉ। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है बच्चों कि अगर हम रूल ऑफ लॉ की बात करें सभी पर इक्वली जो है वह अप्लाई होगा और कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं, कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं जा सकता, इवन वह प्रेसिडेंट खुद क्यों ना हो। सेकंड आपसे कहता है कि नाइदर द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री इज अबव द लॉ आर ट्रीटेड इक्वली एट ऑल सर्कमस्टांसेस। अब देखो ये बात तो सही है कि जो प्रेसिडेंट है वह ऊपर नहीं है, बट यहाँ पर लिखा है इक्वली एट ऑल सर्कमस्टांसेस विदाउट एनी एक्सेप्शंस। आर्टिकल 361 कहता है, आर्टिकल 361 को आर्टिकल 14 के अपोजिट माना जाता है। आर्टिकल 14 इक्वलिटी की बात करता है और आर्टिकल जो 361 है ये कहता है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ना, एंड जो गवर्नर है, ये अपने कार्य के दौरान, ये जब इनका ऑफिस टर्म चल रहा है, अपने पूरे कार्यकाल के दौरान ये क्या करेंगे, इन पर किसी भी तरह का जो केस है वह नहीं चलाया जा सकता, ना ही सिविल ना ही किसी भी तरह का मुकदमा है ना इन पर नहीं चलाया जा सकता। और साथ ही यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि ये जो काम कर रहे हैं है ना उसको कोर्ट में एक तरीके से इनसे क्वेश्चन आंसरेबल आप नहीं ठहरा सकते, एक अकाउंटेबिलिटी इनकी वैसी नहीं ठहरा सकते कि आप इसके लिए अकाउंटेबल थे और आपने ये काम नहीं किया, या जो वो फैसले ले रहे हैं उन सब चीज़ों को भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। तो कुछ ऐसे विशेषाधिकार जो है प्रेसिडेंट और जो गवर्नर है उसको दिए गए। तो यहाँ पर प्रिविलेज की बात की गई और एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज की बात आर्टिकल 14 करता है क्योंकि इक्वालिटी की बात करता है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि हर एक कंडीशन में आज मुझे आपको है ना, मतलब हर एक व्यक्ति को जिसने कोई काम किया है, कोई कांड किया, उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, बट प्रेसिडेंट गवर्नर को नहीं किया जा सकता जब तक वो अपने उस पद पर है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पद की गरिमा है ना, हमारे यहाँ पद की गरिमा है, व्यक्ति की गरिमा नहीं है। सो यहाँ पर सेकंड जो है वह रॉन्ग होगा, करेक्ट पूछा था, फर्स्ट राइट है। अब एक और पॉइंट, डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट। अरे इतनी महंगी अगर व्यवस्था है, एक बार इस जाल में अगर फंस गए तो निकलना बड़ा मुश्किल। ठीक है, और यहाँ पर अगर गरीबों की बात करें उनको कैसे न्याय मिलेगा। एक ऐसा व्यक्ति जो अन्याय से तो पीड़ित, जिसके साथ इनजस्टिस हो रहा है, बट वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं जा सकता। अब ऐसे में उसकी तरफ से कौन जाएगा, उसकी तरफ से कौन जाएगा, इसके लिए एक व्यवस्था जो है वह बनाई गई। ठीक है, सो यहाँ पर हमने देखा कि इन प्रिंसिपल ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया कैन एक्सेस द कोर्ट इन दिस कंट्री। ठीक है, दिस implies that every citizen has the right to justice through the court। ये बात भी सही है, सभी व्यक्ति जो है वो उनको राइट टू जस्टिस से न्याय पाने का अधिकार है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने में बहुत ही सिग्निफिकेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है हमारे जुडिशरी का। साथ ही हम देखेंगे कि अगर किसी भी तरीके से जो राइट्स है वह वायलेट हो रहे हैं, आप डायरेक्ट जो है वह सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो लीगल प्रोसीजर है वो इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ मनी एंड पेपर वर्क एंड एज वेल एज टेक अप अ लॉट ऑफ टाइम। और ऐसे में कितने लोगों की वहां तक पहुंच होगी। तो यहाँ पर आपको याद रखना बच्चों कि अगर हम पुअर पर्सन्स की बात करें है ना, फिर ऐसी फैमिली जो कि दिहाड़ी डेली वेजेस पर अगर पर जी रही हैं, अगर वो अपनी लाइवलीहुड को ठीक तरीके से, अपनी बेसिक मिनिमम नीड्स पूरी नहीं कर पा रही, वो क्या कोर्ट में न्याय मांगने जाएंगी। तब ऐसे में क्या होगा, तब ऐसे में हम देखेंगे कि एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL यानी जनहित याचिका का कॉन्सेप्ट, PN भगवती उनका नाम जोड़ा जाता है इसको शुरू करने में, जनहित याचिका है ना। और पहली जो जनहित याचिका का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति की तरफ से याचिका दायर कर देना जो खुद अपने लिए न्याय मांगने में सक्षम नहीं है। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि 1980s के पास जो ये मैकेनिज्म है वह डेवलप किया गया। और बेसिकली यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि PIL का मेन उद्देश्य क्या है, तो उसका मेन एक्सेस है जस्टिस का एक्सेस जो है वह बढ़ा देना है ना, न्याय की जो पहुंच है वह बढ़ा देना। क्यों? क्योंकि अब जिस व्यक्ति के साथ इनजस्टिस हुआ है वो खुद नहीं जा रहा, उसकी तरफ से कोई और व्यक्ति चला जा रहा है। तो इस तरह से न्याय की पहुंच तो बढ़ गई ना। तो यहाँ पर इंक्रीज एक्सेस टू जस्टिस, ये वो कीवर्ड है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और लिख लो इसको। ठीक है, चलो आओ देखते हैं
तो यहाँ पर PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, लिटिगेशन फाइल इन अ कोर्ट और लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। तो पब्लिक इंटरेस्ट को अगर आपने प्रोटेक्ट करने के लिए कोई लेटर, कोई टेलीग्राम, कोई टाइप का अगर आपने भेज दिया है तो उसे यही माना जाएगा, याचिका माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, चाहे हम पॉल्यूशन की बात कर ले, चाहे हम एट्रोसिटीज और वुमेन की बात कर ले, टेररिज्म की बात कर ले, है ना, कंस्ट्रक्शन हजार्ड्स की बात कर ले, तो यहाँ पर आप जो है वह याचिका कई मुद्दों पर दायर की गई है, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसले भी दिए गए। एनी मैटर वेयर द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक एट लार्ज इज अफेक्टेड कैन बी रिड्रेस्ड बाय फिलिंग अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, है ना। फॉर एग्जांपल, मैं एक आपको लेटेस्ट बताती हूँ कि हाई कोर्ट में क्या हुआ। एक फाउंडेशन के द्वारा ये कहा गया कि इसमें जो जेल में क्षमता से अधिक जो बंदी है ना, मतलब अगर जेल में क्षमता है 100 लोगों की और वहां पर 500 लोग हैं, तो यहाँ, अच्छा, तिहाड़ जेल के लिए आप अगर किरण बेदी की किताब पढ़ेंगे काफ़ी, तो उसमें बताया गया है कि किस तरीके से उन्होंने जो तिहाड़ जेल है उसको बढ़िया तरीके से, उसका जो सारी चीज़ें हैं वह ठीक की। बहुत प्रॉब्लम्स थे तिहाड़ जेल में, उसको ठीक किया। तो दिल्ली हाई कोर्ट में ये जो PIL है वह दायर की गई थी, है ना। तो अब यहाँ पे एक न्याय फाउंडेशन ने की, किसकी तरफ से की, उन्होंने तो न्याय मांगा नहीं, बस वो फाउंडेशन गया, उसने देखा कि यहाँ पर तो क्षमता से ज़्यादा एकदम ठूसा गया है। यहाँ पर जो कैदी हैं, ठीक है, कैदी है तो क्या हुआ, उनका अपना जीवन है, हो सकता है कोई मतलब आप अपनी न्याय व्यवस्था और बाकी, खैर उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाते न्याय व्यवस्था और सारी चीज़ों पर। तो यहाँ पर हो सकता है कि कुछ ऐसे बंदी भी हों जिन्होंने शायद अपराध ना किया, या फिर उन पर केवल अभी चल रहा है मामला, सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसी दशाओं में जीना पड़ रहा है जो कि बदतर है, मतलब आपकी लाइफ के लिए कंडीशंस है ही नहीं उस जगह पर। तो ऐसे में न्याय फाउंडेशन ने क्या किया कि वहां पर देखा और जाके एक जो PIL है उसको दायर कर दिया। अब देखो, जब हम शुरू में देखेंगे, PN भगवती, जो PN भगवती है, जस्टिस है ना, इनके द्वारा ये जो कॉन्सेप्ट है इसको वेरी फर्स्ट जो है वह यूज़ किया गया था, ठीक है, वेरी फर्स्ट जो है वह यूज़ किया गया था। और यहाँ पर बच्चों हम देखेंगे कि जो पहली याचिका थी उसके अंतर्गत लगभग 40,000 ऐसे बंदियों को जो जेल में कैद थे उनको रिहा कराया गया, है ना, जिनके खिलाफ जो मामले चल रहे थे, अगर वो सिद्ध, केवल अभी उन पे मुकदमे कंप्लीट नहीं हुए, लेकिन ऑलरेडी वो 20 साल की पता चला सजा काट चुके, और 14 वर्ष की ही काटनी थी अगर उन्होंने मर्डर भी किया। तब ऐसे में विचाराधीन 40,000 कैदियों को निकाला गया था। तो न्याय की पहुंच हुई नहीं हुई, है ना, 40,000 लोग सोचो। तो यहाँ पर ये कुछ याचिकाएं थी। एक क्वेश्चन देखो जरा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में। फर्स्ट, सुप्रीम कोर्ट इन द अर्ली 1950s devised a mechanism of public interest litigation और PIL to increase access to justice। 1950s या फिर 1980s, गलत हो गया। Any individual or organization can file a PIL only in a Supreme Court on behalf of those whose right were being violated। अरे भाई, केवल ये जो याचिका है PIL जो है, क्या ये केवल सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा सकती है? हाई कोर्ट को भी तो पावर है, हाई कोर्ट को भी तो पावर है। तो यहाँ पर समझ गए, कोई भी सही नहीं है। आओ कुछ एक्सरसाइज देखो जरा। You read that one of the main function of the judiciary is upholding the law and enforcing fundamental right. Why do you think an independent judiciary is necessary to carry out this important function? ठीक है, तो इन सबको लिखने की कोशिश करना। यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको लिखवा देती हूँ। अच्छा देखो, हम सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट को, है ना, क्यों कहते हैं, ये सारे पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है। उसको 2-3 पॉइंट्स और बचे हैं बच्चों, उसको मैं बता देती हूँ। उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि हम पब्लिक के लिए कितना एक्सेस है जस्टिस का, और PIL की बात कर चुके हैं, ठीक है। राइट टू हेल्थ, राइट टू फूड की बात हो गई, राइट टू लाइवलीहुड की बात हो गई। हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए, हमने देखा बेसिक स्ट्रक्चर में कब कब क्या क्या शामिल किया गया, ठीक है। और यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट की हमने बात कर ली ना कि किस लेवल पर कौन कौन से कोर्ट है। इसके अलावा एक बात ये भी जान लो कि जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करेंगे तो जो 16 है, SDG 16 है, वह पीस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन की बात करता है, ठीक है। पीस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन की बात करता है, शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं। शांति, ये भी इंपॉर्टेंट है। SDG का कौन सा गोल शांति की बात करता है, न्याय की बात करता है? शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं, ठीक है। SDG 16 क्लियर है इतना?
इसके अलावा हमने जुडिशियल रिव्यू, ये मेंस के अकॉर्डिंगली बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने रिट की बात की, आगे हम रिट को और विस्तार से समझेंगे। यहाँ पर मैंने आपको रिटों से परिचित करा दिया कि 5 तरह की जो रिट है वह कब कब और क्यों जारी किया जाता है, इसका क्या मतलब है। हमने रोल ऑन जुडिशरी की बात कर ली, जुडिशरी का मेन काम क्या है, रूल ऑफ लॉ जो है इसको इन्फोर्स कराना, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन की बात कर ली और इंटीग्रेटेड डबल सिस्टम, इन दोनों को हमने कंपैरिजन देख लिया, इंडिया वर्सेस अमेरिका का। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो बात है वह हमारी हो गई। तो यहाँ पर देखो व्हाट इज रोल ऑफ द जुडिशरी, ठीक है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी की थोड़ी सी बात मैं आपको और बताती हूँ। देखो बच्चों, अगर हम इंडिपेंडेंट की बात करें, स्वतंत्र न्यायपालिका के लिए संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, ये आपका एक मेंस का क्वेश्चन भी हो सकता है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, थोड़ा सा इसको समझ लो। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजन किए गए। पहला तो है फर्स्ट कि जो अवधि है ना, जो टेन्योर है जजेस का, इसको सिक्योर किया गया, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, ठीक है। अब ये जो अवधि की सुरक्षा थी बच्चों, याद रखना कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ऐसे ही नहीं हटाया जा सकता, इनके लिए हम देखेंगे कि प्रॉपर जो रिमूवल की प्रोसेस है इसको फॉलो किया जाता है। और यहाँ पर इस प्रोसेस के बाद सीधा जो प्रेसिडेंट है वही ऑर्डर दे सकता है। और यहाँ पर जो रिमूवल की जो प्रोसेस है वह कैसे शुरू होती है, ये किस आधार पर शुरू होती है, तो ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि किस ग्राउंड पर, है ना। तो यहाँ पर ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर, ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, अक्षमता और मिसबिहेवियर, कदाचार और अक्षमता के आधार पर इनको रिमूव किया जाता है बाय प्रेसिडेंट। आर्टिकल 124 एंड 217, आर्टिकल 124 124 एंड 217 में कुछ जो प्रोसेस है वह दिए हुए हैं, इनको आपको पढ़ना है, ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। अब देखो इनके जो सैलरी और अलाउंस है वह फिक्स है, ये भी एक जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाता है कि ऐसा इनके जो व्यय होते हैं जो सैलरी के वह संचित निधि पर भारित होते हैं और संचित निधि पर जो वोटिंग है वह नहीं कराई जाती। और यहाँ पर जो एक स्वतंत्र न्यायपालिका है, अब देखो अगर सैलरी वगैरह पार्लियामेंट पर मान लो आधारित कर दे कि अब जो पार्लियामेंट है वही नियम बनाएगा तभी जजेस की सैलरी निकलेगी। अब खुद सोचो, क्या स्वतंत्र रह पाती जुडिशरी, क्या वह निर्णय दे पाती पार्लियामेंट और इनके लॉ के खिलाफ, है ना। अब देखो हम पावर एंड जुरिडिक्शन की बात करें तो पावर एंड जुरिडिक्शन जो है वह बहुत इंडिपेंडेंट है और इसमें पार्लियामेंट जो है वह केवल ऐड कर सकती है, कट नहीं कर सकती। फिर हम देखेंगे कि जो लेजिस्लेचर है, जो विधायिका है, वह डिस्कस नहीं कर सकती कोर्ट के सब, वह कोर्ट के बारे में, है ना, और जजेस का जो बाकी आचरण है उन सब के बारे में डिस्कशन नहीं कर सकती। और याद रखना कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है पनिशमेंट देने के लिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अवमानना के लिए। अगर कोई व्यक्ति कोर्ट की बात को नहीं मान रहा है, कोर्ट के ऑर्डर को डिसऑबे, तब उसे जो पनिशमेंट देने का जो राइट है, फाइन और जेल दोनों का ही जो राइट है वह किसके पास है, कोर्ट के पास है ना। तो ये भी एक पावर है और इससे भी जो जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर इमेजिन अ सिचुएशन इन विच अ पावरफुल पॉलिटिशियन हैज encroached the land belonging to your family. Within the judicial system, the politician has the power to appoint the dismiss of judge from the office. When you take this case court and judge are clearly partial to the politician. मान लो एक राजनेता आपकी जो जमीन है वह हथिया लेता है, तब ऐसे में, और यहाँ पर वो जो केस है वह जहाँ पर जाता है जिस कोर्ट में, उस कोर्ट को के जो जज हैं उनको हटाने का अधिकार पॉलिटिशियन के पास होता है। तब आपको लग रहा है कि वो सही निर्णय ले पाते, आपको लग रहा है कि आपको ज़मीन तो ठीक है, आपको जस्टिस भी मिल पाता, नहीं मिल पाता। इसलिए हमें एक इंडिपेंडेंट जो जुडिशरी है उसकी ज़रूरत है। हमें एक डेमोक्रेटिक तरीके से फंक्शनिंग करने के लिए भी एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी की ज़रूरत है। यूपीएससी ने पीटी में क्वेश्चन पूछा था कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कौन कौन से प्रोविज़न किए गए हैं जिससे हमारी जुडिशरी जो है वह इंडिपेंडेंट रह सके। तो 2-3 प्रोविज़न मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक जो सेपरेशन ऑफ पावर है,
शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है, सेपरेशन ऑफ पावर, और इसमें भी ये जो एस्पेक्ट है वह क्या कहता है कि जो कार्यपालिका है, जो एग्जीक्यूटिव है, वह किसी भी तरीके से ऐसा काम ना करे कि जो जुडिशरी है उसके प्रोसीजर और इन सब में बाधा आए, इन सब में विघ्न आए। तो इस तरीके से सेपरेशन ऑफ पावर और ये सारे जो पॉइंट्स है वह हमारे लिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी का पार्ट होंगे। ठीक है, अब एक और देखो कि जो सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, अभिलेख न्यायालय आपने सुना है, सुप्रीम कोर्ट जो है वह अभिलेख न्यायालय, इसका मतलब क्या है? अभिलेख न्यायालय है अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। आर्टिकल 129 को पढ़ लेना, 129। ठीक है, इसमें दो बातें निहित है बच्चों, अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में, है ना, अभिलेख न्यायालय, इसमें दो बातें निहित हैं। सबसे पहला तो ये है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के एक्ट है, जो भी सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट है, जो भी डिसीजन है बच्चों, उसको याद रखना एक परपेचुअल मेमोरी की तरह रखा जाता है, एक साक्ष्य की तरह रखा जाता है। हाई कोर्ट जो है, अगर मान लो सेम केस आ गया तो कहते ही है हाई कोर्ट कि इस केस में, इस नंबर वाले केस में सुप्रीम कोर्ट जो है वह इसने ये ऑर्डर दिया था, मतलब ये जो निर्णय है वह दिया था, आप भी इस तरह का निर्णय दें, है ना। तो यहाँ पर क्या एक साक्ष्य प्रस्तुत करना कि सुप्रीम कोर्ट ने, अगर आपने एक बंदा काफी, अभी एक मूवी आई जिसमें ये बताया गया कि कैसे एक जो लॉयर है वह डटा रहता है और उसके सामने काफी बड़े बड़े जो लॉयर्स है वह आके चले जाते हैं, बट जमानत नहीं दिलवा पाते एक जो कैदी, एक जो अपराधी था, है ना। तो यहाँ पर उसमें वह बार बार उस साक्ष्यों को प्रस्तुत करता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये लाइन कही, सुप्रीम कोर्ट ने ये लाइन कही, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि अगर सुप्रीम कोर्ट आप उस लाइन का यूज करो, इसका मतलब क्या, जो सुप्रीम कोर्ट है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है ना, अभिलेख न्यायालय, और इसके जो रिकॉर्ड्स हैं, इसको जो वर्डिक्ट है, उन सभी को साक्ष्य के रूप में रखा जाता है। ठीक है, साक्ष्य के रूप में यूज किया जाता है। तो पहला क्या है, अच्छी मूवी है, साक्ष्य के रूप में। तो जो सुप्रीम कोर्ट के एक्ट्स हैं, जो भी उसकी प्रक्रिया है, जो भी प्रोसीजिंग्स हैं, परपेचुअल मेमोरी टेस्टिमोनी के रूप में रखा जाता है, परपेचुअल मेमोरी और टेस्टिमनी। ठीक है, मेमोरी। सेकंड है इसमें अभिलेख न्यायालय में जो दूसरा है, ठीक है, जैसे कि इंटीग्रेटेड में दो बातें थी, एक तो इंटीग्रेटेड अपीलेट सिस्टम भी था और दूसरा क्या था, अपर कोर्ट जो है उसके डिसीजंस लोअर कोर्ट पर क्या थे, बाइंडिंग थे। दो बातें थी। ठीक वैसे ही अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, अभिलेख न्यायालय में भी दो पॉइंट है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो एक्ट और प्रोसीजिंग से सुप्रीम कोर्ट के वे परपेचुअल मेमोरी टेस्टिमनी के रूप में किए जाएंगे, और दूसरा है इसमें अवमानना के लिए दंड, अवमानना के लिए पनिशमेंट जो है वह दी जा सकती है। ठीक है, पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है, अब देखो जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति जो है वह डिसऑबे करता है ना, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजंस दिए हैं, कोर्ट ऑर्डर जो है उसको डिसऑबे करता है, उसको नहीं मानता है, तो यहाँ पर उसको उस पर जो सिविल एक जो मुकदमा है वह चलाया जा सकता है। याद रखना, सिविल और क्रिमिनल दोनों ही तरीके के जो मुकदमे हैं वह डिसऑबे के लिए, मतलब अवमानना के लिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए चलाया जा सकता है। क्रिमिनल तब, जैसे कि आप देखते हैं कि मूवीज में ये कहा जाता है जब कोई घटना हो जाती है और उसमें कोई किसी गवाह को रोकने की कोशिश करता है या फिर किसी सबूतों से छेड़छाड़ करेगा, कुछ चीज़ों, कुछ कॉपीज को बदल देगा, गवाहों को रोक लेगा, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपने देखी होंगी, तो वो क्या होता है बच्चों, उसको क्रिमिनल माना जाता है ना, उसको क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा, और वहां पे जो पनिशमेंट मिलेगी वो क्रिमिनल तरीके, मतलब जो क्रिमिनल्स को मिलती है, जो क्राइम अपराध करने के लिए जो दंड दिया जाता है, पनिशमेंट उस तरीके की मिलती है। तो सिविल और क्रिमिनल दोनों ही तरीके के जो केसेस है वह हो सकते हैं। तो अवमानना के लिए दंड, याद रखना यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है उसमें केवल सिविल मुकदमा ही चलाया जा सकता है, नहीं, केवल सिविल नहीं बल्कि जो क्रिमिनल मुकदमा है वह भी चलाया जा सकता है। अगर सिविल मुकदमा केवल तभी चल सकता है जब
जब आपने डिसऑबे किया है कोर्ट के रूल को, कोर्ट का जो भी ऑर्डर था, लेकिन अगर आपने कोर्ट की प्रक्रिया जो प्रोसीडिंग्स थी उसमें बाधा पहुंचाई है, जस्टिस करने में आप सबूतों से छेड़छाड़ कर रहे हैं, तब आपको एज आपके लिए जो क्रिमिनल मुकदमा है वह चलाया जा सकता है। तो ये 2 बातें आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड और ये सारी बातें हमने कर ली। क्लियर हो गया आपको? बाकी देखो, जो बच्चे और भी पढ़ना चाहते हैं वो सभी क्या करेंगे, जो भी बुक आपको पढ़नी है उसके बारे में जुडिशरी सिस्टम को पढ़ लो। एक बात और सुन लो, जो भी पॉइंट यहाँ पे रह गया है आपको और इंटरेस्ट आ चुका है जुडिशरी के बारे में, आगे एक बार और हमें जुडिशरी पढ़नी है, जिसमें कि हम और इस सिस्टम को और भी विस्तार के साथ पढ़ेंगे। उस पर हम कॉलेजियम व्यवस्था की बात करेंगे, करंट अफेयर की भी बात करें, सारी बात यहाँ पर करेंगे बच्चों, तो 2.5-3 घंटे पढ़ाऊंगी, है ना। तो इसलिए इससे अच्छा है कि हम आधी बात जो है वह आगे जाके कर ले। आप भी धीरे धीरे पढ़ो, जुडिशरी सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको इससे मतलब जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है पॉलिटी में, जैसे कि चाहे आप पार्लियामेंट की बात कर लें, जुडिशरी की बात कर लें, फंडामेंटल राइट्स की बात कर लें, संविधान संशोधन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आपको पढ़ना ही होता है, ठीक है। और इसके लिए आपको बार बार पढ़ना होता है, ज़्यादा समय दिया करो। अभी तो हमें जुरिडिक्शन पढ़ना है कि क्या इसका जुरिडिक्शन एरिया है, क्या ओरिजिनल जुरिडिक्शन है, क्या रिट है। रिट जुरिडिक्शन हमने पढ़ लिया, 5 तरह की रिट, क्या अपीलेट है, क्या एडवाइजरी है, जुडिशियल रिव्यू, इन सब की बात हम करेंगे बट आगे। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हमने बात की, फिर से सुन लो एक बार। जुडिशरी का मेन काम क्या है, जब लॉ का वायलेशन होता है तब जाके काम जो है वह शुरू होता है ना। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का कॉन्सेप्ट है। और हमने यहाँ पर देखा कि 3 मुख्य काम होते हैं, डिस्प्यूट को रिजॉल्व कराना, जुडिशियल रिव्यू और अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट से विभिन्न उनकी कब स्थापना हुई उसकी बात हमने कर ली। होमवर्क जरूर याद रखो कि जो हाई कोर्ट्स है कब बने, शुरुआती हाई कोर्ट्स आप देख लें। अभी भी 1 से ज़्यादा ज्यूरिडिक्शन एरिया किन किन राज्यों का है वो भी आप देख लें। कौन सा ऐसा हाई कोर्ट है जिसमें 1 से ज़्यादा राज्य यूटी आते हैं ज्यूरिडिक्शन एरिया में। जैसे हम अंडमान निकोबार की बात करें, कॉमेंट करके बताइए कि जो अंडमान निकोबार है उसका ज्यूरिडिक्शन एरिया कौन सा हाई कोर्ट है, ठीक है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या है, क्यों ज़रूरी है और संविधान में क्या प्रावधान किए, बस यही तो मेंस का क्वेश्चन है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या है आपने बता दिया, क्यों है और क्यों जरूरी है, एक डेमोक्रेटिक तरीके से फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी है, सिटीजन्स के राइट्स के लिए बहुत जरूरी है ना। और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रावधान है, तो सिक्योरिटी है टेन्योर का, है ना, उनका रिमूवल जो है वह 2/3 मेजोरिटी और भी काफी प्रोसीजर उससे ही होगा, ऐसा नहीं है कि बस आए और हटा दिया। फिर हमने स्ट्रक्चर की बात की, तो स्ट्रक्चर में हमने देख लिया कि इंटीग्रेटेड सिस्टम है, अपेक्स लेवल पर सुप्रीम कोर्ट है, फिर स्टेट लेवल पर जो है वह हाई कोर्ट्स है, उसके बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और बाकी कोर्ट्स है, ठीक है। फिर हमने देखा कि किस तरीके से डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट, और यहाँ पर हमने PIL सिस्टम की बात की, हमने आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, राइट टू फूड और राइट टू लाइवलीहुड की हमने बात की। क्लियर है? तो नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे बाकी और जुडिशरी सिस्टम की, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ ऐसे और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपके मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट थे और इस क्लास 8 की बुक में उतना कवर नहीं किया गया। वैसे तो देखो हम NCERT के अलावा और भी काफ़ी कुछ पढ़ रहे हैं, है ना, केवल NCERT तो कर नहीं रहे, काफ़ी परसेंटेज में करंट अफेयर का भी है, क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हैं। आपको बस कॉन्टिन्यूटी के साथ जो क्लास है बच्चों वह करते रहना है, अपने नोट्स बनाओ, रिविज़न करो, ठीक है। क्लास को साथ साथ में सीरियसनेस के साथ थोड़ा सा करें। चलिए हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू सो मच।